अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाफिज़ नबील अहमद हेयर। आज इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू लेबर रिलेशंस के कुछ टॉपिक जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के जो टॉपिक हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, उनमें ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, training and evaluation, employee separation, and the last one labor management relations शामिल हैं। लेकिन आज के लेक्चर में जो है वो हम जस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड एवेल्यूएशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज से। कोई भी कंपनी जो है वो तब अच्छी कंसीडर की जाती है, अच्छी मानी जाती है अगर उसके वर्कर्स अच्छे हों। वर्कर्स जो हैं जब एक जगह पे काम करते हैं तो वो दूसरे लोगों से मिलते हैं, जॉब पे रहते रहते वो नई नई चीज़ें सीखते हैं और बहुत से जो कस्टमर्स हैं उनको वो सर्व करते हैं। कंपनी के जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में, कंपनी की सक्सेस में जो मेजर रोल प्ले करते हैं वो वर्कर्स होते हैं। कोई भी बेस्ट कंपनी उसी वक्त बेस्ट बन सकती है जब उसके जो एम्प्लॉय हैं वो बेस्ट हों और वो अच्छे तरीके से बेटरली अपने कस्टमर्स की नीड को फुलफ़िल कर सकें और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ बेसिकली द फंक्शन ऑफ अट्रैक्टिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग एम्प्लॉयज़ who can perform the activities necessary to accomplish organizational objective। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इसमें हम एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको रिटेन करते हैं और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वही एम्प्लॉयज़ जो हैं वो नेसेसरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ना हो तो उनमें सेपरेटली जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं होता, बल्कि कोई एक डिपार्टमेंट जो होता है वो इसके फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। नॉर्मली जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसके 5 टास्क होते हैं। पहला, प्लान फॉर स्टाफिंग नीड, स्टाफ की ज़रूरत के मुताबिक प्लान करना कि स्टाफ की ज़रूरत है या नहीं है। नंबर 2, रिक्रूट एंड हायर वर्कर्स, अगर ज़रूरत है तो वर्कर्स को हायर करना, उनकी रिक्रूटमेंट करना। नंबर 3, प्रोवाइड फॉर ट्रेनिंग एंड इवेलुएट परफॉर्मेंस, उनको जो नेसेसरी ज़रूरी ट्रेनिंग है वो देना और उनकी परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट करना। 4th वन, डिटरमाइन कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, जो एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहा है वो उसके जो बेनिफिट्स हैं, कंपनसेशंस वगैरह हैं, उन सब का ख्याल कर रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉज को फॉलो कर रहा है या नहीं करना, ये सुपरवाइज़ करना भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही काम है। और लास्ट वन है जी एम्प्लॉय सेपरेशन, अगर किसी एम्प्लॉय ने रिज़ाइन कर दिया है या अगर किसी एम्प्लॉय को जॉब से फायर करना है, निकालना है, तो उसमें भी जो मेजर रोल है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो हैं वो अपने जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए सारी मेहनत करते हैं। उनके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोवाइडिंग क्वालिफाइड वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, maximizing employee effectiveness in the organization,
and satisfying individual employee needs through monetary compensation, benefits, opportunities to advance and job satisfaction. ये उसके जो हैं जो HR मैनेजर है, ये उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो प्लान करते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल कंपेटिटिव स्ट्रेटजीज़ हैं वो किस चीज़ पे बेस करेंगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो हैं वो ये भी प्रिडिक्ट करते हैं कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और जिन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उनको कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो आनी चाहिए, और कौन कौन सी स्किल्स या स्पेशलाइजेशन जो है वो जॉब ऑन जॉब हो के एक्सपीरियंस से भी सीख लेंगे। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ही ये ड्यूटी होती है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही जो है वो कंपनी की हायर मैनेजमेंट या टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करता है कि अगर हमने कॉस्ट कम करनी है तो किस तरह से हम वर्कर्स कम करके अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं, और अगर हम अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो किस तरह से हम न्यू हायरिंग करके किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी हायरिंग करके हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसको जो है बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह की प्लानिंग में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट वन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है उसका काम यही है कि उसने जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिक्रूट करना है, और राइट वर्कर जो हैं वो कंपनी के लिए रिक्रूट करने हैं। और इस चीज़ को अश्योर करने के लिए कि जो कैंडिडेट वो सिलेक्ट कर रहा है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, उसमें डेफिनेटली उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है, उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जॉब की जो डिज़ायर है, एबिलिटी टू लर्न जो है, ये सारा कुछ जो है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर वो नोटिस करता है और सुपरवाइज़ करता है, और फिर उसको एनालिसिस के बाद फाइनलाइज़ करता है कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो इस पोजीशन के लिए, इस डेजिग्नेशन के लिए बेस्ट है। जो स्टेप फॉलो किए जाते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस में, सबसे पहले आइडेंटिफाई जॉब रिक्वायरमेंट। जब पता चला कि जॉब की रिक्वायरमेंट है तो चूज़ सोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स। कैंडिडेट के सोर्सेज चूज़ किए कि किस सोर्स से हम जो है वो कैंडिडेट रिक्रूट करेंगे। इंटरनेट के थ्रू करेंगे, या स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के थ्रू जो है वो करेंगे, एम्प्लॉय के रेफरेंस से करेंगे, या जस्ट हम एक ऐड जो है वो दे देंगे। फिर जो एप्लीकेशंस आएंगी, जो सीवीज़ आएंगी एप्लीकेंट की, उनको रिव्यू करेंगे और इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे कैंडिडेट्स को। फिर उनके जो कुछ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट और रेफरेंसेस वगैरह है उनको चेक करने के बाद कैंडिडेट जो है उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं जस्ट उनको जो है वो फॉलो अप इंटरव्यूज़ के लिए कॉल करेंगे, और फाइनल इंटरव्यूज़ में जो है वो जितने भी उनके रिटर्न टेस्ट, वर्बल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, किसी भी किस्म के जो भी टेस्ट हैं वो उसी फाइनल इंटरव्यू में जो है वो फाइनलाइज़ कर लेंगे। देन कैंडिडेट जो है वो उसको सेलेक्ट करने के बाद उसके साथ नेगोशिएशन की जाएगी, और उसकी जो पे, सैलरी, कंपनसेशन, बेनिफिट्स वगैरह उस पर उसको ब्रीफ किया जाएगा, उसकी जो जॉब परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस है उससे। और लास्टली अकोमोडेशन फॉर डिसेबिलिटीज़, अगर डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए अकोमोडेशन वगैरह भी अरेंज की जाएगी। इस तरह से पूरा जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाएगा। और जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा होगा तो उसमें कौन कौन से चीज़ें हैं जो अंडर कंसिड्रेशन रखी जाएंगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट। जब इकोनॉमी जो है वो
कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, सुकड़ रही होती है, तो उस सूरत में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो किसी भी एक पोस्ट के लिए आ जाती हैं। या अगर कोई कंपनी जो है उसकी वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉय बेनिफिट और रेपुटेशन वगैरह बहुत अच्छी है, तो वो अगर वैकेंसी ना भी हो तो भी बेतहाशा एप्लीकेशंस जो हैं वो किसी भी सोर्स से मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू जो है वो कंपनी में पोस्ट होती रहती हैं। यहाँ तक कि अगर 2-4 कैंडिडेट्स की भी ज़रूरत हो तो सैकड़ों, इवन के हज़ारों की तादाद में भी जो एप्लीकेशंस हैं वो रिसीव होती हैं। इस सूरत हाल में राइट पर्सन को फाइंड करना किसी भी पोजीशन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। एक सर्वे जो रिसेंटली कंडक्ट किया गया था, उस रिसर्च के मुताबिक कैंडिडेट्स के अंदर 5 स्किल्स होनी चाहिए जिनकी वजह से वो एक सूटेबल और अप्रोप्रिएट कैंडिडेट बन सकता है, उसको वो जॉब जो है उसके लिए हायर किया जा सकता है, रिक्रूट किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज़ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकंड इज़ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, थर्ड टीम वर्क स्किल्स, फोर्थ एनालिटिकल स्किल्स, and the last fifth one is initiative. In addition to traditional method of recruitment such as college or university job fair, personal referencing, ads, most companies rely on their websites. जो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किए जाते हैं उसमें यह है किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में जो है वो जॉब फेयर कंडक्ट किया जाता है, अरेंज करवाया जाता है, और जो वहाँ पे बहुत सी कंपनीज जो है वो अपने स्टॉल लगाती हैं और कैंडिडेट से सीवीज़ रिसीव करती हैं, एप्लीकेशन रिसीव करती हैं, उनके बाद उनकी स्क्रूटनी करती हैं, और स्क्रूटनी के बाद अगर उनको कैंडिडेट चाहिए हो तो डेफिनेटली वो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो उनको कॉल करते हैं और उनको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। सेकेंडली, एम्प्लॉय के जो रेफरेंस वगैरह, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि किसी भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के रेफरेंस से भी फ़र्दर आप न्यू एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं, तो वो उसको भी देखते हैं। और लास्ट में आप कंपनी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ऐड डाल देते हैं कि जी हम एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, हमने अपना जो हायरिंग का प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट किया, तो काइंडली आप अपनी सीवीज़ या जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी करें और हमें एप्लीकेशन सेंड करें। तो ये डिपेंड करता है कंपनी पे भी और कंपनी की रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे भी कि वो किस तरह से जो है वो एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं। नॉर्मली जो है वो एप्लीकेशंस अगर ईमेल के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू रिसीव की जाती हैं तो इन जो कैंडिडेट्स हैं उनको कहा जाता है कि वो अपनी सीवी जो है रिज्यूमे वो सेंड करें, कंप्लीट रिज्यूमे, और उसके साथ साथ वो एक जॉब एप्लीकेशन या जॉब रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करें। इंटरनेट की जो रिक्रूटमेंट है वो थोड़ी सी क्विक है क्योंकि वो एफिशिएंट भी है और इनएक्सपेंसिव भी है। इस तरह बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो लार्ज पूल जो है वो जॉब सीकर का मेजॉरिटी जो है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। और फिर इंटरनेट के अलावा आजकल जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट जो है वो भी बड़ी सक्सेसफुली और बड़ी रैपिडली जो है वो जॉब ओपनिंग वगैरह के लिए यूज़ की जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो सोशल मीडिया, ट्विटर या इस तरह के जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो उनको यूज़ कर रहे हैं एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के लिए, और रिक्रूटमेंट के बाद वो फीडबैक वगैरह भी इन्हीं जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं उनसे ले लेते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अंडर कंसिड्रेशन रखनी बहुत ज़रूरी है जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हों, तो आप इस चीज़ को मेक श्योर किए रहें
कि आप जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको वो कंपनी खुद से रिक्रूट कर रही है, थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट पे वो आपको हायर नहीं कर रही। थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट मींस कि कंपनी ने अपनी वो सर्विसेज या रिक्रूटमेंट के लिए फर्दर कोई थर्ड पार्टी जो है वो हायर की हुई है, तो आप उस कंपनी के जो बेनिफिट्स हैं, उस कंपनी के जो कंपनसेशंस वगैरह हैं, उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप थर्ड पार्टी पे रिक्रूट होंगे तो इस चीज़ को मेक श्योर करें। Selecting and hiring employees. It's the human resource manager job to select the hire employees, often in conjunction with department managers or supervisors. Every firm must follow state and employment laws. ये बेसिकली जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसका काम होता है कि वो एम्प्लॉय जो है और गुड एम्प्लॉय, एफिशिएंट एम्प्लॉय, टैलेंटेड कैपेबल एम्प्लॉय जो है वो इसको रिक्रूट करे। और उसके अलावा डिपार्टमेंट के मैनेजर जो सुपरवाइज़र्स वो भी अवेलेबल होते हैं उसकी हेल्प के लिए। और जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसको ये भी अंडर कंसिड्रेशन रखना पड़ता है कि जो कंट्री के लॉज हैं, लेबर से रिलेटेड लेबर लॉज या जो एम्प्लॉयमेंट लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है। किसी भी तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो रेसिज्म की बेस पे हो, रिलीजन, कलर, सेक्स या नेशनल ओरिजिन की बेस पे हो, नॉर्मली वो किसी भी कंट्री में जो है वो अलाउ नहीं होती। ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है, अमेरिका, यूरोप, जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर एम्प्लॉयज़ के साथ मिसबिहेव किया जाए या किसी भी लॉ की वायलेशन की जाए तो वो सू कर देते हैं कंपनी पे, और कंपनी को जो है वो हैवी डैमेजेस, हैवी फाइन्स या हैवी पेनल्टीज़ जो हैं वो भी पे करनी पड़ती हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ये ड्यूटी है कि वो इस किस्म की जो इवेंट्स हैं उनसे बचने की कोशिश करे और उसकी प्रिवेंशन के लिए वो किसी भी लॉ की वायलेशन जो है उससे बचे और कंपनी को भी लॉसेस से बचाए। यहाँ तक कि जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो भी लीगल होना चाहिए और कैंडिडेट से ऐसे क्वेश्चन जिसको पूछने की इजाज़त लेबर लॉ में नहीं है वो ना पूछे जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रन, रेस, नेशनैलिटी, रिलीजन, एज, क्रिमिनल रिकॉर्ड, मेंटल इलनेस, मेडिकल हिस्ट्री, स्मोकिंग, सब्सटेंस abuse प्रॉब्लम, etc. etc. सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करना, बेस्ट कैंडिडेट को रिक्रूट करना बहुत बड़ा चैलेंज है किसी भी HR मैनेजर के लिए, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर आपने एक प्रोफेशनल, कैपेबल और टैलेंटेड पर्सन हायर नहीं किया तो डेफिनेटली कंपनी जो है उसको, बिज़नेस को, HR डिपार्टमेंट को, सबको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ HR मैनेजर जो हैं वो इंटरव्यूज़ के बाद कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह भी करते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट से रिलेटेड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह, ऐसे बिजनेसेस में जहाँ पे पब्लिक सेफ्टी इशू हो वहाँ पे वो ये डेफिनेटली मेक श्योर करते हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनकी हेल्थ जो है उनको प्रायोरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए, और उसके लिए वो एम्प्लॉयज़ के जो है कैंडिडेट्स के स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह भी करते हैं।
रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट, इंटरव्यूइंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रिंग एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारे खर्चों की वजह से रिक्रूटमेंट जो है ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस बन जाता है। और जब एक दफ़ा एक एम्प्लॉय को हायर कर लिया जाता है तो उसकी ट्रेनिंग की कॉस्ट जो है वो भी आपको बेयर करनी पड़ती है। और अगर उसको कोई ज़रूरी काम वगैरह के लिए वर्क प्लेस पे कोई इक्विपमेंट वगैरह चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे कोई लैपटॉप या कंप्यूटर या कोई भी मशीनरी या टूल वगैरह। लेकिन अगर आपने गलत बंदा हायर कर लिया तो ये आपने जितना भी एक्सपेंस किया था एडवर्टीज़मेंट पे, रिक्रूटमेंट पे, मेडिकल एग्जामिनेशन, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट वगैरह से, इन सब से ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा अगर आपने ऐसे पर्सन को हायर किया जो सूटेबल नहीं था इस पोस्ट के लिए। रिसर्च ये कहती है कि कॉस्ट ऑफ मिस हायरिंग टॉप लेवल मैनेजर्स अमाउंट टू 24 times द कैंडिडेट्स एनुअल पे। Every minute spent making sure you have the right person in the right job will save you week of time later on. तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपको राइट पर्सन ही चूज़ करना पड़ेगा राइट जॉब के लिए। Many employers require applicants to complete employment tests. These tests may verify certain skills including mechanical, technical, language and computer skill, etc. जी नेक्स्ट टॉपिक ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन। अगर एक दफ़ा आप एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं देन यू नीड टू नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग। आपको ये देखना पड़ेगा उसको क्या आता है और वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और उसके लिए जो है वो डिफरेंट किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं, कुछ मैनेजमेंट डेवलपमेंट या परफॉर्मेंस अप्रेजल वगैरह, इन सारी चीज़ों को भी जो है वो अंडर कंसिड्रेशन रखा जाएगा। Training program is a good investment for both employers and employees. Training provides workers with an opportunity to build their skills and knowledge, preparing them for a new job opportunities within the company. It also provides employers with a better chance at retaining long-term, loyal, high-performing workers. Companies of all sizes take creative approaches to training. For example, on-the-job training, classroom and computer-based training, management development. ट्रेनिंग के बहुत से तरीके जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फेमस मेथड है। इस मेथड में एम्प्लॉय को उसकी ड्यूटीज़ और जो टास्क उसको असाइन किए गए हैं वो परफॉर्म करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, जो कि एक्सपीरियंस एम्प्लॉय उसको प्रोवाइड करते हैं। ए वेरिएशन ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ apprenticeship training in which an employee learns a job by serving for a time as an assistant to trained worker. या तो उसको कोई असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है या कोई सीनियर जो ऑलरेडी ट्रेन है वो उसको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। क्लासरूम एंड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। Many firms offer some form of classroom instruction such as lectures, conferences, and workshops or seminars.
Many firms are replacing classroom training with computer based training programs, which can significantly reduce the cost of training. Computer based training offer consistent presentations along with videos that can simulate the work environment. Employees can learn at their own pace without having to sign up for a class. Through online training programs, employees can engage in interactive learning. They might conference with a mentor or instructor who is located elsewhere, or they might participate in a simulation requiring them to make decisions related to their work. An extension of computer based training is multimedia training, which may combine text with the sound, 3D animation, high resolution graphic, games, simulation, and the like. Research shows that if you have got training that entertaining and does the job, you have got a sure winner. Management development. Management development program provide training designed to improve the skills and broaden the knowledge of current or future managers and executives. Training may be aimed at increasing specific technical knowledge or more general knowledge in areas such as leadership and most importantly interpersonal skills. Despite the importance of training talented employees for managerial jobs, many companies are searching for new hires to fill gaps in their executive ranks because they fail to develop future managers. Performance appraisal. Feedback about performance is the best way for a company and its employees to improve. Most firms use annual performance appraisal to evaluate an employee's job performance and provide feedback about it. Performance appraisal is the evaluation of an employee and feedback on an employee's job performance. A performance appraisal can include assessment of everything from attendance to goal met. Based on this evaluation, a manager will make decision about compensation, promotion, additional training, needs, transfers, or even termination. If a performance review is to be at all effective, it should meet the four requirements. Number one is take place several times a year. Number second, be linked to organizational goals. Third, based on objective criteria. And the last one, take place in the form of two-way conversation. Thank you very much. End of today's lecture.